हाँ बोलिए सर। अभी जो आज का वीडियो बनने जा रहा है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संबंधित टीबी के बारे में जानकारी देंगे। और यह जानकारी देने के लिए हम लोग के आज कॉलेज में आए हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सर हैं, जो डबल MS हैं और इन बहुत दिनों तक इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट में मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम भी किए हैं। तो आज आपको वह पूरा टीबी के बारे में जनरल जितना भी चीज़ है वह सब चीज़ बताएंगे, MDR भी बताएंगे। चलिए बताइए सर। टीबी क्या है? टीबी एक पुराने ज़माने में इसको जानलेवा बीमारी लोग बोलता था। किसी को टीबी होता था तो समाज से निकाल कर लोग बाहर रख देता था, या एक सैनिटरी मुक्ति है रांची में वहाँ भेज देता था, क्योंकि उसमें दवा नहीं थी। तो टीबी जो है पता तो लगा लिया लोग, लेकिन उसकी दवा नहीं निकली। तो टीबी किस कीड़ा से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है? एक बैक्टीरिया है बैसिलस, इसको बोलते हैं, बैसिलाई बोलते हैं, क्योंकि लंबा होता है। अब बैक्टीरिया जो है उसको जो हम लोग स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोकोकस जो होता है वो गोल होता है। इसको देखते हैं हम माइक्रोस्कोप में तो लंबा होता है, स्ट्रिंग लिए रड से है। तो टीबी होता किस चीज से है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका सगा भाई कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। दोनों खास जुड़वा भाई है सर। दोनों का एक ही चीज से, एक ही स्ट्रेन से जो है स्ट्रेन होता है। इसको दोनों को हम लोग एसिड फास्ट बैसिलाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि एसिड को रखने के बाद भी ये मरता नहीं, वो अपना स्ट्रेन लिए हुए रहता है, इसलिए इसको एसिड फास्ट बैसिलाई बोलते हैं। अब तो में हम लेप्रोसी की तरफ नहीं जाए, टीबी की तरफ चले। तो पहले हम लोग टीबी में जब हुआ तो उसमें लोग ओल्ड ड्रग चलाते थे, लेकिन जब से 20 साल 25 साल पहले से 3 रेजिमेंट हुआ, उसके बाद 4 रेजिमेंट हुआ। रेजिमेंट समझ रहे हो ना? पहले 2 दवा 3 दवा चला, उसके बाद 4 दवा चलाना शुरू किए। तो उसमें 6 महीना 9 महीना का कोर्स था। तो टीबी 2 तरह का होता है। एक पुल्मोनरी होता है जो कि हमारे चेस्ट में होता है, लंग्स में होता है, उसको पुल्मोनरी बोलते हैं। और जो से पुल्मोनरी से हट करके, मैंने लंग से हट करके कहीं हुआ, जैसे टीबी नक और बाल छोड़कर कहीं भी हो सकता है। नक कहाँ कहाँ नहीं होगा हमारे शरीर में? सिर्फ नेल में नहीं होगा और बाल में नहीं हो सकता, और शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता, और होता ही है। तो उसको हम लोग लंग्स के छोड़ करके और दूसरी जगह होता है तो क्या बोलते हैं उसको? एक्स्ट्रा पुल्मोनरी। और जो लंग्स में होता है उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। ठीक। तो पल्मोनरी को हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं? उसका साइन सिम्टम क्या होता है? तो साइन सिम्टम होता है कि पेशेंट खांसेगा, बहुत दिन से उसको एनीमिया हो जाएगा, खांसेगा, कभी मुँह से ब्लड भी आ जाएगा। तो उसको हम लोग चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ब्लड जांच कराते हैं, ये सब। उससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ इसको चेस्ट में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किस टाइप का है? तो अभी तो एक आ गया है मशीन, बहुत रिसेंट, मैंने रिसेंट का हुआ तभी पर 20 साल हो गया। CB नेट मशीन है, जिसमें कि हम लोग एथी करके पेशेंट का स्पूटम लेते हैं, स्पूटम ले करके उस मशीन में हम लोग डाल देते हैं, तो पूरा डिटेक्ट करके बता देता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट और सब टेस्ट में थोड़ा सा ये भी होता है, तो हो सकता है ये बीमारी हो, वो बीमारी, लेकिन CB नेट जो है एकदम कन्फर्मेटरी टेस्ट करता है। कन्फर्मेटरी मतलब समझे ना, एकदम कि हाँ टीबी है ही है, उसको कोई काट नहीं सकता। आजकल जो है करीब करीब जितने भी हॉस्पिटल है, मैंने PSC से लेकर सब डिविजनल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सब जगह CB नेट मशीन आज के लिए यदि आपको टीबी मिलता है, सस्पेक्ट है, ये हो सकता है कि मान लीजिए एक्सरे में है तो इससे बहुत तरह का मिलता जुलता फिगर आ जाता है एक्सरे में। जैसे हॉस्किन डिजीज हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, उससे बहुत बार जो है ऐसा होता है कि उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि हाँ टीबी है कि नहीं, तो कंफ्यूज हो जाता है कि लिम्फोमा है कि क्या। तो हम लोग उसको डायरेक्ट पेशेंट को भेज देंगे कहाँ?
सब डिवीजन हॉस्पिटल या सदर हॉस्पिटल या आपको ब्लॉक में या पी से भी क्लिनिक मशीन आ गया है सब। हम लोग जैसा हम तो जिसमें थे उसमें तो था सब चारों ओर अपना खेलते थे, तो उससे हम लोग डायग्नोसिस कर लिए पेशेंट को। उसमें हम दवा क्या क्या देते हैं भाई, तो पहले तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी पहले देते थे, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन भी के साथ INH का मतलब समझ रहे ना, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटल, जिसको माइक्रोब्यूटल बोलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले चलता था, लेकिन 4 रिजिम जो है हम उसको चलाते हैं फर्स्ट स्टेज। और उसके बाद 3-4 महीना के बाद उसमें भी बहुत सा ग्रेडिंग है, इंटेंसिव थेरेपी। हाँ, उसमें बहुत तरह का ग्रेडिंग है, समझे ना। तो उतना ग्रेड हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, उतना समझ भी नहीं पाइएगा। तो यदि मान लिया कि बहुत सा पेशेंट होता है कि 4 दवा चलाए लेकिन फिर भी उसका नहीं चीज जा रहा है, तो क्या चीज से रेसिस्टेंट होता है, INH, जिसको आइसोनियाजाइड बोलते हैं, या रिफाम्पिसिन। ये दोनों से हो गया तो ड्रग रेसिस्टेंट हो गया, वो दवा नहीं सुनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं MDR। सब बीमारी का क्या नाम है, ड्रग क्लासिफिकेशन MDR। तो उसमें हम लोग MDR का पूरा नाम सर, MDR का नाम पूरा मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट उसको हो गया। उसके बाद यदि इससे भी बहुत सा ऐसा भी पेशेंट आता है कि हम लोग दवा चला दिए, MDR का 6 ड्रग उसमें होता है, उसमें 6 ड्रग होता है, जो कि हम 4 महीना 6 महीना तक कितना चलाते हैं उसका, तो उसमें हम 12 महीने से लेकर 18 महीने तो उसका हम जा देते हैं। उसके बाद आ गया यदि उसमें भी यदि रेसिस्टेंट होता है तो XDR होता है, XDR, जिसका नाम है XDR। यदि उससे भी यदि रेसिस्टेंट होगा तो उसको TTR बोलते हैं, टोटल ड्रग रेसिस्टेंट। तो आजकल जो है चैलेंज हो गया है, हम तो 2018 में थे, इसमें PM मोदी का इसी पर अपना एक था, दिल्ली में हम लोग का कॉन्फ्रेंस था, इसमें ऑल ओवर इंडिया से वर्ल्ड से कुछ लोग आए थे, तो उसमें 25 तक जो है हमको एडवोकेट कर देना है। जी, अभी गवर्नमेंट अभी कहा जा रहा है क्या है, तो पोलियो के जैसा टीबी को भी आउट कर देना है पूरा देश से, एडवोकेट करता है। जैसे मान लीजिए स्मॉल पॉक्स हुआ, पोलियो हुआ, दवा के लिए खत्म कर, लेकिन सरकार तो क्लेम कर रही है कि हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि अब सर एक चीज है, आप थोड़ा सा सर हम बता दीजिए यहाँ मतलब बच्चों लोग को कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के साथ क्या क्या सेफ्टी, जो उसके सहकर्मी जो हैं उसके साथ रहेंगे, उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, खाने में क्या क्या डाइट होना चाहिए, डाइट जितना भी प्रोटीनस डाइट है, मैंने जो नॉर्मल डाइट न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। फूड उसका खाना जो है, जो भोजन है, उसमें प्लेंटी मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स जो भी है उसको पूरा मिलना चाहिए। क्योंकि खाना से ही सारा उसका एंटीजन एंटीबॉडी बनेगा, तो उससे बीमारी से लड़ेगा। यदि खाना उसको नहीं मिलेगा तो सरकार तो आजकल पैसा भी दे रही है, दवा के साथ साथ पैसा भी दे रही है। इसलिए आप लोग जो भी कहीं मिले तो कोशिश कीजिए कि उसको हम लोग भेज दें पेशेंट को। कहाँ, सदर अस्पताल या सब डिविजनल अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है मेडिकल कॉलेज, जो भी नज़दीक में है वहाँ भेज दे, क्योंकि पेशेंट को वहाँ सब तरह की सुविधा मिल रही है, खाना से लेकर दवा से लेकर रहने की सेफ्टी से लेकर सारा चीज़ का इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। क्योंकि इसका दवा बाहर खरीदेगा तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। पेशेंट के अटेंडेंट को सर क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? पेशेंट का रहना चाहिए कि हाँ उसके कांटेक्ट में रहे, लेकिन कम रहे, क्योंकि खांसेगा उसका ड्रॉपलेट जो है जाएगा बाहर निकलेगा, इन्फेक्टिव भी होगा तो और सांस लेगा फिर उसको भी हो जाएगा। तो मास्क उस पहने, अपना मास्क पहन करके जाए, उसको अपना
एक अलग कोशिश करे कि अलग अथी में रहे। जब दवा खाने लगेगा, जब वो जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मैंने इन्फेक्शन फैलाने लायक नहीं रहेगा, तो अपना कर सकता है। बच्चा को जो है उसको प्रोफाइलैक्सिक डोज हम दे देंगे। क्या देते हैं? BCG। हाँ, BCG तो दिलवाइए देंगे। INS जो मालिक बच्चा है बड़ा है उसको INS जो प्रोफाइलैक्सिक अभी अब क्या ट्रेंड है, हम सब दिलवाते थे जितना बच्चे सर आप जो दिलवाते थे वही बताइए। हाँ हाँ, प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग INS दिलवाते थे। कितना दिन? उसको 6 महीने तक उसका यही सब प्रिकॉशन है। किस तरह के रोगी में ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस होने या किस तरह के मरीज में ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस रहता है सर? ऐसा कुछ है? जैसे मान लीजिए हाँ, सेकेंडरी मतलब डिजीज भी कोई मतलब कि कोई बीमारी हुआ है उसके कॉम्प्लिकेशन से भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है? हाँ, जब मान लीजिए निमोनिया है, इसको होने का ज़्यादा है, भाई बहुत इसका इम्यूनिटी कमजोर है और बहुत सा है ना, तो इम्यूनिटी तो बहुत माने रखता है ना, इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसको जल्दी नहीं करेगा। यदि होगा तो इसका फैगोसाइट्स बनेगा, उसको खा जाएगा। यदि इम्यूनिटी कम है या वीक है तो उसे जल्दी इफेक्ट कर देगा। ये खाना पीना तो बहुत माने रखता है ना, इम्यूनिटी हमारे शरीर का प्रोटेक्शन तो बहुत माने रखता है ना। जैसे WBC सब जो है, जब फैगोसाइट जिससे मान लें कि आपको फाइब्रोब्लास्ट हो गया या न्यूट्रोफिल हो गया या क्या नाम है जितना भी हमारा एंटीबॉडी बनाने वाला चीज़ है, यदि स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जल्दी पनपने नहीं दे रखा जाएगा। सर डायबिटीज और HIV वाले पेशेंट में ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस का खतरा बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इम्यूनिटी कम है। डायबिटीज वाले पेशेंट को इम्यूनिटी कम हो जाता है। डायबिटिक जो पेशेंट है और भी बीमारी होने का और भी इन्फेक्शन या कोई चीज़, जैसे उसको स्किन इंस्पेक्शन ज़्यादा हो जाता है, फंगल इंस्पेक्शन ज़्यादा हो जाता है, उसको ट्यूबरकुलोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और भी सब बीमारी होने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका इम्यूनिटी कम हो गया। जो डायबिटीज वाले होते हैं उसकी इम्यूनिटी का वो वल्नरेबल टू एनी डिजीज। यानी कि दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जितने मतलब ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनको ब्लड शुगर और HIV का जांच भी कराना जरूरी है। एकदम हाँ, HIV एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी, जो कि हम जितने भी इम्यूनिटी को कम करने वाले डिजीज हैं उस सब में जो है हमारा ट्यूबरकुलोसिस होने का या तो कोई भी बीमारी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो उसको प्रोटेक्टिव है, मान लीजिए हमारे घर का दरवाजा कमजोर है या चोर आसानी से घुस सकता है, तो वही चीज़ है, हमारा दरवाजा ही कमजोर है, हमारा जो प्रोटेक्टिव चीज़ है वही कमजोर है, तो कोई भी उसमें घुस जाएगा, कोई भी बाहर से आक्रमण करेगा। ये क्या ये मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस क्या है, ये दुश्मन ना है, बाहर से आक्रमण किया शरीर में घुस, ऐसा हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया चारों वायरस घूम रहा है, लेकिन नहीं अफेक्ट कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए कि हम लोग का इम्यूनिटी, शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है जो ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, प्रदत्त किया है, वो उसको बचाता है, खा जाता है। जब लड़ता है वो, और लड़ने के बाद यदि वो हार जाता है तभी जो है वो हावी होता है, तभी वो बीमारी पैदा करने लायक होता है, नहीं तो नहीं। सर एक लास्ट चीज पूछना चाहेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है उसका शेड्यूल जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ट्रीटमेंट का अवधि और कौन कौन ड्रग्स चूज किया जाता है, और दूसरा चीज की उसमें सब बना हुआ है, जैसे मान लीजिए उसमें कौन कौन दवा इस्तेमाल होता है। और सर दूसरा चीज मेन चीज हम पूछना चाह रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि ट्यूबरकुलोसिस का दवा लोग खाता है तो गांव देहात का लोग अनएजुकेशन के चलते क्या होता है कि तोड़ तोड़ के दवा खाता है, तो उस दवा को तोड़ तोड़ के खाने से क्या क्या शरीर में नुकसान हो सकता है? तोड़ के बना, वैसे 5 दिन खाया फिर दवा छोड़ दिया, नहीं तो एक महीना खाया छोड़ दिया, नहीं तो वही रेसिस्टेंट डेवलप होगा। मान लिया कि आपको रेसिस्टेंट क्यों डेवलप होता है, उसी के लिए सर क्या गाइडलाइन होना चाहिए? लोग गाइडलाइन होना चाहिए कि प्रत्येक हमारे समय में तो प्रत्येक गांव में आशा थी जी, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देते थे और उसको बांट दिया जाएगा तुम्हारे पंचायत में जो भी टीबी का पेशेंट है तो उसको दवा टूटना नहीं चाहिए, ना टूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक दिन जाकर के उसको अपने सामने खिलाना है और लोग जो कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा उसको कार्ड देते थे, कार्ड लेकर के आती तो उसको उस एवज में उसको कुछ हम लोग पैसा देते थे, सरकार देती थी, सरकार देती थी।
इतना माने इंतजाम था। अभी तो खाना पीना भी सुन रहे हैं कि पैसा भी अभी पेशेंट को मतलब लोग को मोटिवेट करना है कि दवा का डोज आपको जब तक पूरा कोर्स खत्म नहीं हो तब तक एक दिन लोग नहीं तोड़ना है। वो तो आशा सब अपना लगी हुई है जी। अभी अब तो और माने जब इसको इरेडिकेट करने का आ गया है तो अब तो सरकार इस पर ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है ना। तो अब अभी क्या है कि अब तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो छोड़ो नहीं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं सोशल मतलब सोशल व्यू के हिसाब से, तो यहाँ के लोगों को जागरूक करने की वजह से। तो हम ही पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या संदेश देना चाहिएगा ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को कि दवा का इस्तेमाल वो कैसे करे, खाना का इस्तेमाल कैसे करे कि वो बड़े बीमारी के खतरा से बचा सके। टाइमली दवा खा। उसको सबसे पहले उसको अटेंडेंट को अब ट्रेंड करना होगा जो उसके साथ रहते हैं, जैसे उसके मालिक फादर है मदर है या जो भी है, उसको ट्रेंड करना है कि दवा किसी भी सूरत में नहीं छूटना चाहिए जी। उसको सरकार को उसको जो पैसा मिल रही है खाने के लिए उस पैसा का इंतजाम पेशेंट के लिए होना चाहिए, नहीं कि वो अपने लिए अपना घर का फला लता पर। कि सरकार अभी सब कुछ दे रही है, मैंने दवा से लेकर खाना पीना सारा चीज़ दे रही है, तो क्यों उसको नहीं देंगे भाई हम। तो सबसे ज़्यादा उसमें रोल है किसका, उसके घर के फैमिली मेम्बर का जो उसके साथ रहते हैं 24 घंटा रहते हैं। तो दोनों को एडुकेट करना होगा, पेशेंट को और फैमिली मेंबर्स को कि दवा मतलब मान लीजिए पेशेंट नहीं भी हो रहा है तो उसका यदि अटेंडेंट जागरूक है, टाइम से दवा खिलाया गया, कितना बजे दवा खाना है, ये दवा कब खाना है, खाली पेट खाना है, कब खाने के बाद खाना है, तो देना है। दवा का डोज पूरा करके एकदम यदि बहुत सारा पेशेंट होता है कि ठीक हो जाता है 1-2 महीना में, तो सोचता है कि हम दवा इसे डोज खिला रहा है वही छोड़ देता है, इसके चलते उसको मान लिया कि अभी पहले जितना भी एंटीबायोटिक चलता था क्यों लोग छोड़ते गया उसको, कि रेसिस्टेंट होते गया। और दवा मान ले कि जो हमारे प्रैक्टिशनर लोग हैं गांव देहात में, तो 10-5 दिन खिलाए, मान 10 दिन खिलाना है दवा, 2 दिन खिलाया बुखार ठीक हो गया, छोड़ दिया, दवा अपना रेसिस्टेंट हो गया, या फिर हर 2-2 दिन पे एंटीबायोटिक चेंज भी कर मैं वही चीज पर जिसे भी हो, मैंने उसको जो फुल डोज होना चाहिए जितना टाइम से होना चाहिए। मान लीजिए अब 2 टेबलेट खिलाना है, 1 टेबलेट खिलाकर छोड़ दिया, 4 दिन खिलाना है, 1 दिन खिला कर छोड़ दिया, 10 दिन खिलाना है, 1 दिन खिला, तो यूटी या इन्फेक्शन ये सब रेसिस्टेंट क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। रिकरेंट और रिलैप्स सब जो हो रहा है बीमारी यूटीआई का टीबी का, या जो XDR है, MDR है, TDR जो बन रहा है, क्यों हो रहा है, इसी के चलते। अब कुछ उसके बैक्टीरिया भी हैं, इस सब दवा से रेसिस्टेंट, ये सब रेसिस्टेंट के कारण ही हो रहा है। नहीं तो पहले एक डोज ऐसी में रिफाम्पिसिन में इतना पावर है, इतना पावरफुल था कि एक डोज यदि खिला देते 99.9% जो है एक बार में ही एक डोज में मार देता है। 0.1% के लिए 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 27 मिनट खिलाते हैं। यदि रेसिस्टेंट नहीं हो तो एक डोज जो है काफी है। लेप्रोसी उसी का सगा भाई है जी, उसमें भी एक डोज यदि हम लोग देते हैं, लेप्रोसी में देते हैं, एक डोज देते हैं। तो लेप्रोसी का सिम्टम थोड़ा सा इसी में डील कर दीजिए, कैसे समाज में किस तरह के पेशेंट को हम लोग लेप्रोसी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ वर्कर हैं जो अगर इनको ये बता दिया जाए कि लेप्रोसी का सिम्टम साइन क्या है तो उस डिजीज को डिटेक्ट करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए लेप्रोसी का सिम्टम, मान लीजिए लेप्रोसी है तो सुनापन लिए हुए रहता है, तांबे रंग का उसका कलर होता है। उसको जांचने के लिए देखेंगे, मान लीजिए ऐसा है लालिमा, हल्का लालिमा है गोल, उसका देखेंगे कि उसमें सुनापन है, उसमें सेंसरी लॉस होना चाहिए, इसको सेंसरी लॉस बोलते हैं। उसको पिन या कलम से या फिर प्रिकर से देखेंगे कि वहाँ पे कैसे हम देखेंगे, पहले साउंड साइड मैंने जिधर उसका सेंसेशन मालूम है हो रहा है, हमको फील हो रहा है, वहाँ से शुरू करेंगे और तब टुवार्ड समझाएंगे किधर जहाँ धब्बा है, तो जहाँ देखेंगे उसमें जो है कभी कभी एक गुल टाइप का उभरा हुआ हल्का किनारे मार्जिन रहता है, तो ज़्यादा हमारा कीड़ा जो है उसमें रहता है, जिसको हम लोग स्वान नर्व का जो पार्ट होता है, जो स्वान नर्व बोलते हैं, जो कि नर्व का ऊपर वाला पार्ट है उसी में वो लॉस करता है, पेरिफेरल नर्व में ही लॉस करता है, डीप में नहीं जाता है। जितना पेरिफेरल नर्व है माने सबक्यूटेनियस उसी में वो लॉस करता है, स्वान सेल्स उसको बोलते हैं। तो उसको मारने के लिए
पहले तो हम लोग पहचानेंगे कि क्या है। डायग्नोसिस पहले करेंगे। हाँ, पहले डायग्नोसिस हम कर, मान लीजिए कोई पेशेंट चल रहा है, पहले ठेठ भाषा में समझो तो उसको समझ में आएगा। बहुत से पेशेंट होता है कहेगा कि चप्पल चलते हैं, चलते चलते चप्पल को फेंका जाता है, तो क्या मतलब है? वो सेंसेशन जो है उसको वो होना चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है, फेंका दिया। या हाथ जो है चाय पी रहा है, उसको जल गया, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ का सेंसेशन तो खत्म है। चाय का प्याला या थी जो है कप जो है गर्म होता है, वो पकड़ लिया, वो वहाँ थोड़ा खींच लिया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये क्यों हो गया। उससे चाहिए इतना जनरल नॉर्मल टर्म है, वैसे होता ही रहता है। आग ताप रहा है, उसको समझ में नहीं रहा है कि हमको कितना हीट चाहिए, उससे ज़्यादा चला गया, थोड़ा खींच लेता है। तो ये सब लक्षण है। और सबसे पहले तो कहीं भी चमड़ा शरीर के कहीं भी पार्ट में यदि स्पॉट विथ लॉस, सेंसरी लॉस माने सुनापन लिए हुए, तो समझिए कि वो क्या है, लेप्रोसी। ये डायबिटिक में भी होता है, डायबिटिक में भी होता है, डायबिटिक फुट अल्सर भी हो सकता है, उसमें भी सब होता है। तो वो क्या है, ये न्यूरोसिफिलिस है, जो मान ले हो गया यहाँ हमारे सोल में हो गया, तो क्या होता है न्यूरोसिफिलिस में, उसमें भी माइलिन शीथ होता है, एक नर्व में जो इसको डैमेज कर देता है। वैसे मल्टीपल एस्क्लेरोसिस, अब तो ये तो हो गया ये वाला इफेक्टिव, एक मल्टीपल एस्क्लेरोसिस बीमारी होता है जिसको, उसमें भी माइलिन शीथ ही डैमेज होता है। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ये तो बैक्टीरिया से आया थी से हुआ अपना, मैंने किसी कीड़ा से हुआ, लेकिन ऑटो इम्यून हमारे ही शरीर, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। ऑटो इम्यून, इसलिए ऑटो हाई इम्यूनिटी के चलते, हाई इम्यूनिटी नहीं, इम्यूनिटी। अब देखिए ऑटो इम्यून है क्या जी, ऑटो इम्यून के बारे में बताएंगे। ऑटो इम्यून है क्या, जिसको बहुत जनरल चीज हो गया है। जैसे हमारे शरीर का जो प्रोटेक्टिव चीज है, पावर है, वही वो हमारे हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। तो हमारे लिए फायदा का काम करता है, वो खाना पहुंचाना स्टार्ट करता है। कैसे करता है भाई? जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीव प्राणी नहीं रह सकता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन कभी कभी जो होता है, ये ऑक्सीजन हमको अपने हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे आग तापते हैं हम लोग, ठीक है, जाड़ा में, ठंडा से बचने के लिए, लेकिन कभी कभी उसमें से चिंगारी निकल जाता है, आप हमारे कपड़ों में आकर के छेद कर देता है, तो हानि पहुंचा दिया ना। जस्ट लाइक वो सही भी है। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, तो एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है, कहाँ जाता है, डाइजेस्ट होता है, पेट में गया, छोटी बड़ी आंत में गया, छोटी आंत में गया, स्टोमक, वहाँ से डाइजेस्ट होकर हमारे सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड से कहाँ जाता है, वो माइनर वेसल्स में जाएगा, मैंने न्यूट्रिएंट एथी में जाएगा, आर्टियोल्स में जाएगा, वहाँ से जाएगा कहाँ, सेल में। सेल में एक पार्ट होता है, जैसे मान लेके मकान जो है बहुत सारे ईंटे से बना हुआ है, वैसे ही हमारा शरीर जो है बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। उस सेल में एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस, हाँ, दैट इज कॉल्ड पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि वहाँ से हमको जो है एनर्जी मिलता है, वहीं से एनर्जी देता है। वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, चाहे फैट खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं या प्रोटीन खाएं, वहाँ जाता है, वहाँ जलाता है। एटीपी एक सब्सटेंस होता है, जिसको टाइफॉस्फेट बोलते हैं। एक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो एटीपी के थ्रू जो है वो जलाता है, और एटीपी ही एनर्जी के रूप में हमको शक्ति देता है, जिससे हम पढ़ते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी काम करते हैं, उसी पावर हाउस जो जलता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, उसी के चलते सारा काम हमारे शरीर का होता है। चाहे देखते हैं सुनते, जो काम होता है। तो उसमें होता यह है कि कभी कभी जो है जला तो रहा है, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन गया, बिना ऑक्सीजन कोई जलेगा नहीं, जलेगा। तो हमारे न्यूक्लियस से जला रहा है, वहाँ से एनर्जी पैदा होगा। कभी कभी नेसेंट ऑक्सीजन का नाम सुना है तो लोग? नेसेंट जानता है? नहीं। जैसे मान लीजिए O2 जो है, इसमें डबल
यही है, क्या नाम है O2 को क्या बोलते हैं उसको, एटम, और एटम के नाम सुना है सर क्या? नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में जी। और छोड़ो उतना नहीं है, जाने दो, हटाओ उसको। फिजिक्स में चले जाएंगे, भूल जाएंगे तो फिर रिसर्च हम चले जाएंगे। तो उसमें से जो है नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है वो, कभी कभी जैसे वो छिटक गया ना, आग तापते हैं उसमें से चिंगारी छिटक गया, तो वही नेसेंट ऑक्सीजन जो है, जिसको पैराडॉक्स ऑक्सीजन हम लोग बोलते हैं, पैराडॉक्स, वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। वही पार्ट जिसको उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन के अगेंस्ट में जो पैराडॉक्स ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन जो पैदा हुआ, उसको मारने के लिए हमारा शरीर जो है, जिसको काटालेज बोलते हैं या मेटाबॉलिक बोलते, 3 तरह का हमारा शरीर को बनाता है एंटी में उसको लड़ने के लिए, तो वही मार देता है। यदि वो ज़्यादा हो गया तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। जैसे वो चिंगारी जो हमारे कपड़ा को जला दिया गया आग लगा, तो उसमें वही ऑटोइम्यून डिजीज जो है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, हंटिंग्स हुआ, तो ये क्या नाम है, या पार्किंसन में हुआ, अरे बहुत सारे ऐसे बीमारी, लियो हंटिंगसन कोरिया हुआ, ये सब क्या चीज़ है? वही ऑटोइम्यून डिजीज जो हमारे शरीर का, जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, वो ऑटोइम्यून डिजीज जो कि हमारे शरीर को हानि पहुंचाए। इसके लिए जो है, इसको न्यूट्रलाइज करने के क्या चाहिए हमको? स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अभी तक बड़ा है, लेकिन अमेरिका के एक MD, क्या नाम है उसका, MD है, बहुत अच्छा डॉक्टर, अमेरिका में अपना रिसर्च किया है। ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स जिसमें बीज होता है, तो उसका जो है उसमें हाई पावर में एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसको देने से इस पेशेंट को जो ऑटोइम्यून डिजीज है उसको रोका जा सकता है। तो बहुत महंगा 300 ml जो है उसको डेली डोज बताया, 300 ml के दिन डेली। ग्रेप्स का जो ग्रेप्स ना, सीड का, सीड से, ग्रेप्स नहीं, उसका सीड जो काला वाला अंगूर होता है उसमें सीड्स होता है जी, उसे निकाल के दें, इस बीमारी को हम ऑटोइम्यून डिजीज को रोका जा सकता है। जैसे जिस फ्रूट में या क्या नाम है आपको, फल पेटी में, सब्जी में बहुत सा होता है जिसमें सुनने को मिल रहा है। तो इस सब जो है, जितना हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट माने ऑक्सीजन, पैराडॉक्स ऑक्सीजन को मारने की क्षमता होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होगी, उतना ही हमारा शरीर जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक रहेगा, हमारा इम्यूनिटी ठीक रखेगा। और जितना कम होगा तो वही डायबिटीज है, इस सब चीज़ हमारा घटाता है। तो उनको डायबिटीज खैर ऑटोइम्यून नहीं हुआ, लेकिन हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। HIV भी हमारे इम्यूनिटी को कम करता है, और सभी बहुत सारी बीमारी है जो कि हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। लेकिन ये मेन चीज़ दो हुआ अभी समाज में, HIV और डायबिटीज। ये डायबिटीज तो कम होते जा रहा है। हमको लगता है कि यदि 50 को हम पेशेंट देखें तो उसमें 30 को पेशेंट जरूर डायबिटीज निकल जाए। 33% लोग हो गया स्कोर, 33% लोग स्कोर हो गया, 33% लोग स्कोर हो गया है। मतलब वहीं पर 70% हो गया, 33% के रिसर्च में 33%। अब तो नया रूल्स हो रहा है। जैसे अब मान लीजिए वो लड़का जो है उसको डायबिटीज होने का समय है। सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये तो आजकल एकदम नॉर्मल हो गया है, अब बहुत कम मिलता है, लेकिन कैंसर एक रोग है, कैंसर एक रोग है, हर पंचायत में 2-4 को सुनने को मिलता है, और वो सबसे जानलेवा बीमारी है। कहने का मतलब है कि ट्यूबरकुलोसिस पे तो लगाम लगा है, लेकिन लगाम कैंसर का पेशेंट क्यों बढ़ रहा है सर? इसका कारण क्या हो सकता है? कारण वही है। उसके बारे में फर्स्ट स्टेज क्या है? हाँ, कारण यही है, क्या जितना भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जितना भी है हम लोग खाना खाते हैं, जितना भी हम लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं, केमिकल का यूज कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है। जो फल में, जो सब्जी में, जो सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, जो चीज भी खा रहे हैं, गेहूं का
या चावल जो भी खा रहे हैं सब में तो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। तो क्या हम लोग जहर खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं। तो आजकल जो है सरकार जो है जैविक खाद पर क्यों इतना ज़्यादा दे रहा है। हम लोग का समाज जो है आजकल क्या कर रहा है, फैसिलिटी काम करना नहीं चाहेगा। यदि किसी को जमीन भी है तो अपने नहीं भी जाना चाहेगा। घर के आसपास थोड़ा जमीन है तो उसमें नहीं चाहेगा कि थोड़ा सा साग सब्जी अपने से उपजा कर खाएं, बाजार से खरीद कर खाएं। तो क्या होगा, यही होगा। हम लोग जो है लेबर नहीं करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। और जगह कहते नहीं, लेकिन चंपारण का भी जमीन ऐसा है तो अपने से साग सब्जी उपजाइए, खाइए, उसको देखिए आपको कैसा मिलता है। अब बाजार से कोई सब्जी खरीद कर लाइए, अपना से अपने खेत के सब्जी लेकर के खाइए, जिसमें खाद पानी मैंने ज़्यादा वो दवा भी आप यूज नहीं किए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी है। देखिए दोनों टेस्ट में कितना अंतर होता है ना। अरे खीरे ले लीजिए, छोड़िए और चीज़ को, खीरा ही ले लीजिए, आप बाजार से खरीद के चाहिए, अपना जो रोपे हैं उसमें से तोड़ कर लेकर खाइए, जिसमें कि आप दवा की यूज नहीं किए हैं, खाद का यूज, जैविक खाद का यूज। देखिए दोनों में कितना अंतर। टमाटर जो भी है सब हाइब्रिड चीज़ है। हम लोग जो भी खा रहे हैं हाइब्रिड चीज, जहाँ भी जाएगा वो गलत करेगा। हाइब्रिड चीज जहाँ भी जाएगा, भले हम लोग अपने एथी के लिए, स्वाद के लिए या ज्यादा उत्पादन के लिए हाइब्रिड करते हैं। जो हाइब्रिड का इस्तेमाल ज्यादा है उससे इम्यूनिटी कम हो रहा है। एकदम हो रहा है। यही कारण है कि कोरोना में बड़े बड़े महानगरों में ज्यादा लोग मरा है। अभी गांव के लोगों को कुछ नहीं हुआ। मैंने हम तो आज तक नहीं देखी एक भी मजदूर मरा हो कोरोना से, हम नहीं सुना। चूंकि उस समय हम यहाँ कोरोना का मेन हम करता धरता थी इस डिस्ट्रिक्ट के, पूर्वी चंपारण के। जितना सैनिटाइजेशन होता सब हमारे थ्रू होता था, सब हम ही बैठ कर चारों ओर पूरे डिस्ट्रिक्ट। यहाँ इवन पीएम मोदी आया था तो हमारा सब पूरा थी था सारा। वहाँ का उसका जो व्यक्ति था का नाम बड़ीगा, उनको किया कि यार ऐसे ऐसे है, कब आ रहे हैं, कैसे आपका इंतजाम कैसे है, क्या है नहीं है। पूरा सारा 3 दिन पहले उनको लगे रहना पड़ा। कुछ हुआ उनको कोरोना का तो सारा सी बीमारी आप पर चला जाएगा, न्यूज अपना देती झाड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अपने चीज को, देसी चीज को जितना इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, उतना हम लोग बीमारी से बचेंगे। आज जितने विदेशी का जैसे जो भी चीज है, जब क्या है खाने में वो फास्ट फूड और चाउमीन चिल्ली जो भी है या जंक फूड जो खाएंगे उतना आप गड़बड़ होगा, आपका सारा सिस्टम खराब होगा, सारा सिस्टम खराब होगा। तो लोग बताओ बहुत दिन जीना है, उसे कभी इस चीज को कम खाओ। पिज्जा खाओगे तो हो जाओगे। अपने घर के आसपास जो भी है थोड़ा मेहनत करना सीखो। हम डॉक्टर ना है जी, मैंने हम अभी जाते हैं, अभी भी हमारे घर के आसपास कोई जाता है तो उसमें कुछ रोकते रहते हैं। अपना चीज हम उपजा कर अपना खाना चाहते हैं। देखो हमारे यहाँ को रियाज चौक पर देखना तो हम जहाँ थे पोस्टेड नवादा में, तो हमारा 4-5 कंपाउंडर सब था। क्या करते थे उसमें